इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 4 वन समाज और उपनिवेशवाद भाग 7, जिसमें हम डच वैज्ञानिक वानिकी के बारे में पढ़ेंगे कि वानिकी कौन थे, ये क्या ऐसा बनाए थे कि जिसके वजह से इनको वैज्ञानिक वानिकी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा तो डच उपनिवेशकों ने जवाब में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी। मतलब जब 19वीं सदी में ऐसा लगा कि इलाके पर कब्जा करना है तो जंगलों पर भी कब्जा करना पड़ेगा, वो सारे इलाकों पर भी कब्जा करना पड़ेगा, जिसके वजह से उपनिवेशक सरकार जावा में, जिसको आज बोलते हैं क्या बोलते हैं इंडोनेशिया, तो उसमें वन कानून लागू किया कि ग्रामीण जंगलों तक पहुंच नहीं पाए, उनको पहुंचने से रोका जाए। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी। मतलब कुछ भी करना है आप कुछ ही जंगल से काट सकते हो, हर जंगल से नहीं काट सकते, और वह भी कड़ी निगरानी में, और पूरा निगरानी रहेगा जहां से आप लकड़ी काटोगे। ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। अब देखो वहां पर होता क्या था, ग्रामीण लोग मवेशी चराने के लिए जंगल नहीं जा सकते थे, बिना परमिट के लकड़ी ढो नहीं सकते थे, जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी लेकर नहीं जा सकते थे, जानवरों पर चढ़कर जाना उनको मना था, अगर पकड़े गए तो उनको दंड दिया जाता था। ये चित्र देख सकते हैं, जंगल से सागौन की लकड़ी ले जाती मालगाड़ी। औपनिवेशिक शासन का अंतिम दौर 1800 कुछ में आ रहा है। ये भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेनाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी, क्योंकि जहां पर हमें कब्जा करना है, सेवा प्रशासन रखना है, वहां पर कुछ ना कुछ कानून तो बनाना ही पड़ेगा, आवश्यकता तो पड़ेगा ही ना, हर चीज कानून लागू करना पड़ेगा। 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। केवल 1882 में केवल जावा से, मतलब इंडोनेशिया से 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने या स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले से जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया। बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त किया गया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। इस व्यवस्था को, ये जो व्यवस्था थी, इसको ब्लैंकडेंग डिएंट्रेस्टेन, सॉरी फिर से नाम बोलता हूं, ब्लैंडांग डियन स्टेंग के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, क्या नाम से? ब्लेंडांग डियस्टेन के नाम से जाना जाने लगा। बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, मतलब थोड़ा मोड़ा पैसा तो दिया ही जाता था, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के अनेक अधिकार सीमित कर दिए गए। जंगलों पर खेती करने और जंगलों से कुछ सामान लेने के का जो इनका भी अधिकार था उसको कम करके एक सीमित कर दिया गया कि आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। जितना में आप बिजली रोज इतना ही खत्म कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते हैं। एटीएम से आप इतना ही पैसा रोज खर्च कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ये सब नियम चालू हुआ है, लागू भी हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर अपने हिंदुस्तान में भी लागू हुआ है। एटीएम से इतना ही पैसा निकाल सकते हैं, आपका जो अकाउंट है उससे भी इतना ही पैसा निकाल सकते हैं, ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। आपका प्राइवेट मतलब क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल बैंक है तो उससे आप इतना निकाल सकते हैं, कमर्शियल अकाउंट होता है आप उससे ज्यादा निकाल सकते हैं। ये सब बना हुआ है। इंडोनेशिया 4.3 सामीन की चुनौती। सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित
वहां पर एक गांव था रांदू बलातुंग गांव। रांदू बलातुंग गांव के निवासी सूर्यंतुको सामीन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। ये लोग सवाल उस पर उठाने लगे। क्या नाम था उनका? सुरंतिको सामीन। ये जंगलों का जो कानून था उस पर सवाल खड़ा किया। उसका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बुनियादी नहीं है, राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर उसका अधिकार नहीं हो सकता। जल्दी ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वाले में सामीन का दामाद भी सक्रिय था। सामीन का जो दामाद था वह भी इनके साथ बढ़ चढ़ कर काम कर रहा था। 1907 तक 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। डच जब वहां पर जितने भी डच थे, डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ साम्यवादियों ने अपने जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरे लोगों ने लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से, मतलब बिना पैसे का काम करने से इनकार कर दिया। हटाओ, हम नहीं करेंगे, काम खत्म। ऐसे ही करके उन लोग भगा दिए गए। ये स्रोत जो आप देख ही सकते हो, पढ़ लो। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर डर्क वन हेजेनड्राप ने औपनिवेशिक कालीन जावा में कहा था, बटाविया के लोगों, वहां पर बटाविया कोई जगह था, बटाविया के लोगों चौंक पड़ो, आश्चर्य से सुनो मुझे जो तुम्हें बताना है। तुम्हारे बेरे नष्ट हो चुके हैं, हमारा व्यापार मुरझा चुका है, हमारा नौकायान नष्ट होने वाला है। उत्तरी ताकतों से हम बेपनाह दौलत देखकर जहाजों को बनाने के लिए लकड़ी और दूसरी सामग्री खरीदते हैं, और जावा में हम सामाजिक और व्यापारिक संगठन दलों को, जिनकी जड़ें इस धरती में धसी है, छोड़ते हैं। जहां जावा के जंगलों में एक सम्मानजनक नौसेना के निर्माण को बहुत ही कम समय में संभव करने के लिए पर्याप्त लकड़ी है, साथ ही जितनी जरूरत हो उतने व्यापारिक जहाजों को बनाने के लिए भी, इसके बावजूद जावा के जंगल उतनी ही तेजी से उगते हैं जितने तेजी से उन्हें काटा जाता है। उचित प्रबंधन और अच्छी देखरेख के साथ ये स्रोत कभी भी खत्म नहीं होगा। ये उनका भाषण था, क्योंकि ये बोले थे किसके? बटाविया के लोगों से। ये आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर आदिवासी समुदाय है। मलाया राज, कुआला लंपुर, तुरमात्रा, डच ईस्ट इंडीज, जावा, सेलेबेस, पुर्तगाली तिमोर दोनों एक ही नाम है, बुर्नियो, उत्तरी बुर्नियो और सारावाक, ये सब समुदाय वहां पर रहते थे। ये चित्र 22 में देख लो। इंडोनेशिया के ज्यादातर जंगल सुमात्रा, कालिमांतान और पश्चिम इरियान में स्थित है। जावा ही वह जगह है जहां डचों ने अपना वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत की थी। यह द्वीप जो अब चावल उत्पादन के लिए मशहूर है, अभी सागौन के जंगलों से ढका रहता था। कभी समय था कि इसमें केवल सागौन का वृक्ष ही होता था, सागौन के जंगलों से पूरा ये जंगल ढका हुआ था। युद्ध और वन विनाश। युद्ध हुआ और जंगलों का विनाश कैसे हुआ? पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों के जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाश पेड़ काटे, मतलब एकदम बेहोश होकर पेड़ काटा गया। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति, जिसको बोलते थे स्क्रोच्ड अर्थ पॉलिसी, मतलब जहां पर हो उसको पूरा जला खला कर खत्म कर दो, तब वहां से भागो। तो ये नीति अपनाई, भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीन को भी जला दिया गया। सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाए।
इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को, जितने भी जंगल में रहने वाले थे, जो वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके, मतलब मजबूर करके, अपने युद्ध उद्योग के लिए, मतलब युद्ध में बनाने के लिए जितने भी सामान लगते हैं, उस व्यापार के लिए जंगलों का निर्मम दोहन करवाया। मतलब एकदम निर्दयता से उसको जंगलों को कटवाया गया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशिया वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। इंडोनेशिया वन सेवा के लिए इस सारे जमीन को वापस ले लेना बहुत मुश्किल था। हिंदुस्तान की ही तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हुआ। ये लोग जानते थे हिंदुस्तान में जिस तरह होता है कि जंगल अपना अलग, हमारा खेती वाला अलग, ज्यादा बोलोगे तो लड़ाई करेंगे, आंदोलन कर देंगे, तो वैसा सब चलता था। तो ये टकराव पैदा हो गया। किसके वजह से? ये रीति के वजह से। जिस तरह था कि फिर से वो जमीन को लेकर जंगल लगाया जाए, तो वैसा मुमकिन ही नहीं था ना। ये चित्र में देखो, लकड़ी के साथ से उधर महल दिख रहा है, कितना विशाल महल दिख रहा है। तो पहले ऐसा ही बनाया जाता था। ये चित्र 23 देख लो। इंडियन म्यूनिशन बोर्ड सुले पैगोरा वर एक चित्र जहाजों में लादने को तैयार वर्क टिम्बर स्लीपर। ये स्लीपर यहाँ पर तैयार है जहाज में लादने के लिए। 1970 में पहले और दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र शायद इतना सफल नहीं होते यदि वे अपने उपनिवेशों की संपदाओं, जितने भी संपत्ति थे, संपदाओं और व्यक्तियों का ऐसा दोहन करने में सक्षम न होते। दोनों विश्व युद्धों का हिंदुस्तान, इंडोनेशिया और दूसरे जगहों के वनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। कार्य योजनाओं को स्थगित कर दिया गया, सारे काम बंद कर दिए गए। वन विभाग ने युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए जमकर वृक्ष काटे। कौन बोलता है हिंदुस्तान बर्बाद नहीं हुआ था इस विश्व युद्ध में? पहला विश्व युद्ध हो चाहे दूसरा विश्व युद्ध हो, हिंदुस्तान के जंगल को बेशुमार काटा गया है, तभी सब जाकर लड़ ले। ऐसा नहीं तो लड़ नहीं सकता, औकात नहीं था किसी का यार कि लड़ लेगा। वानिकी में नए बदलाव। अब वानिकी में नए बदलाव हुए। 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगल से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। किसको किसको? वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को अलग नहीं किया जा सकता, नहीं तो टकराव होते रहेगा। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया कि जंगल बचाओ। सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों को, जितने भी वन प्रदेश हैं, वन प्रदेश में रहने वालों की मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए हैं कि ग्रामीणों ने सरन, देवराकुंडू, कान, ताई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर उनकी रक्षा की। वहां पर जंगलों का नाम सुनो: सरना, देवराकुंडू, कान और राई। यही सब जंगल है जो अभी तक बचल है केरल से लेकर कर्नाटक तक में, क्योंकि उधर तो सारे जंगल को काट दिए गए लकड़ी की वजह से। ऐसे भी उधर कम था हर चीज, अब धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। केरल में अभी 1 लाख पेड़ लगाया गया है। जब राष्ट्रपति थे कौन? एपीजे अब्दुल कलाम, तो देश भर में भी 1 लाख पेड़ लगाए गए। जब जब मंगल ग्रह पे जब लॉन्च हुआ था, ये जो ब्रह्मास्त्र के नाम पर हम लोग जो अग्नि मिसाइल लॉन्च करते हैं, तो अग्नि मिसाइल जब लॉन्च हुआ था उस समय भी हम लोग पेड़ लगाए थे बहुत बड़े पैमाने पर। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते हैं, मतलब अपने आप उसकी जंगलों की चौकसी और देखभाल करते हैं।
इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधकों के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे हैं, और जितने भी वन प्रबंधक हैं, चाहे जंगलों में रहने वाले फॉरेस्ट ऑफिसर, जंगल के सिपाही, ये सब अब वहां के वैकल्पिक तरीकों को समझने लगे हैं। और जितने भी लोग हैं वो भी समझते हैं कि जंगल हमारे लिए जरूरी है, इसलिए जंगल को बचा कर रखा जा रहा है। ये चित्र 24 देख सकते हैं। डच उपनिवेशिक शासन के अधीन रेमबैंग में लट्ठों का गोदाम। ये लट्ठों का गोदाम है, मतलब लकड़ियों का गोदाम। ये आ गया क्रियाकलाप। जहां आप रहते हैं, क्या वहां के जंगली इलाकों में कोई बदलाव आए हैं? ये बदलाव क्या है और क्यों हुए हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। एक औपनिवेशिक वनपाल और एक आदिवासी के बीच जंगल में शिकार करने के मामले पर होने वाली बातचीत के संवाद लिखें। वनपाल जो जंगलों का पालन करता है, आदिवासी जो जंगलों में ही रहते हैं, उनका घर ही जंगल में होता है, तो वो लोग शिकार करने के लिए क्या बातचीत करते हैं एक दूसरे से, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ऐसे मैं बता दूं, जितने भी वनपाल थे वो जानवरों को मारते थे। मतलब फॉरेस्ट अफसर में उस समय सब अंग्रेज फिरंगी था सब। वो सब करीबन एक जो अंग्रेज अफसर था 400 बाघ को मर ले था अकेले। अब बोलता था कि हम एकदम पत्थर चित्र तो था, लाठी जैसे मारे एक टावर पर सुतले रह जाएगा। तो वैसे लोग वहां पर शेर को मारते थे। जितने भी आदिवासी थे उसमें से बहुत हट्ठे कट्ठे और चालाक को भेजा जाता था। वो शेर को दौड़ा कर लाता था और ये लोग केवल गोली मारते थे। शूट खत्म। ऐसी बहादुरी नहीं होती है। बहादुरी होती है तो शेर सुल्तान, शेर मैसूर, टीपू सुल्तान के बारे में सब जानते हो। अकेले बिना निहत्था होकर भी शेर को मार कर गिरा दिया। ऐसा जज्बा हिंदुस्तान के धरती पर ही पैदा हो सकता है, बाकी सब कहीं नहीं हो सकता है। औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधकों में आए परिवर्तनों ने इन समूहों को कैसे प्रभावित किया, जिसके बारे में बताना है। झूम खेती करने वालों को कैसे प्रभावित, घुमंतू और चरवाहा समुदायों को कैसे प्रभावित किया, लकड़ी और वन उत्पादकों का व्यवहार करने वाली कंपनियों को कैसे प्रभावित हुआ, बागान मालिकों को प्रभावित कैसे करती है, शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को कैसे प्रभावित करती है। अब 2 नंबर, बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधकों में क्या समानताएं थी, मतलब क्या एक जैसा था। बस्तर और जावा, बस्तर हिंदुस्तान का भाग है और जावा इंडोनेशिया का भाग है। तो इन दोनों के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या एक जैसा था, जिसके बारे में बताना है। सन 1880 से 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीपों के वन आच्छादित क्षेत्र में जो वन आरक्षित रखा गया है, वनच्छादित क्षेत्रों में 97 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई। पहले के 10.86 करोड़ हेक्टेयर से घटकर यह क्षेत्र 9.89 करोड़ हेक्टेयर रह गया था, कम तो हुआ था। इस गिरावट में निम्नलिखित कारकों की भूमिका बताइए। रेलवे, जहाज निर्माण, कृषि विस्तार, व्यवसायिक खेती, चाय कॉफी के बागान, आदिवासियों और किसान। 4 नंबर, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। युद्ध जब होता है तो जंगल क्यों प्रभावित होता है, जिसके बारे में आप क्वेश्चन आंसर आप अपने टीचर को दिखा सकते हैं, नहीं तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से हमारे मेल पर पीडीएफ बनाकर ट्रांसफर कर सकते हैं। उसको सिग्नेचर करके आपको नंबर भी दे दिए जाएंगे। ये पाठ यहाँ पर खत्म होता है। हम पढ़ रहे थे भारत और समकालीन विश्व का 4था अध्याय वन समाज और उपनिवेशवाद, यहाँ पर खत्म होता है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वहां पर 24 आवर में ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। विद इन 24 आवर में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आप कैसे आपको प्रोवाइड हो सकता है।